नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स आपकी आवाज। दरअसल आज एक बड़ा सवाल है। वो बड़ा सवाल ये है कि आज दुनिया में हर तरफ जब कोरोना कोरोना है, तो कुछ समय पहले हिंदुस्तान के कई राज्यों में एक रोना और था, और वो रोना था क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के घोटालों को लेकर। इन सोसाइटियों के घोटालों के बाद इनके जो निदेशक थे, इनके जो जो संस्थाएं के जो इनके जो डायरेक्टर्स थे, वो तो जेलों में चले गए, सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन जो बाहर है वो चिंता में कैद हैं। इन पूरी सोसाइटियों के घोटालों में यूं तो दर्जनों कंपनियों के नाम आते हैं, इन सोसाइटियों के नाम आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आता है वो है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। ये बड़ा सवाल है कि एक तरफ जहां कोरोना से कई प्रवासी जो राजस्थान से बाहर हैं, लौट लौट के राजस्थान में आ रहे हैं, अब उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा होगा। दूसरी तरफ वो लाखों एजेंट हैं, वो लाखों एडवाइजर्स हैं जो इन सोसाइटियों से जुड़े थे, लेकिन इन सोसाइटियों के संचालकों को जेल में जाने के बाद ये अब सड़क पर है। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, इसी बड़े सवाल पे बात करने के लिए इस वक्त वडोदरा गुजरात से हमारे साथ हैं हेमेंद्र जी शाह, तो जोधपुर से हमारे साथ हैं पद्मराज जी बंसाली जो एरिया सेल्स मैनेजर है, और उमराव सिंह जी हैं हमारे साथ जोधपुर लूनी से, जो इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ब्रांच मैनेजर भी। आप तीनों का स्वागत है मेरे शो में। धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल उमराव सिंह जी आपसे कि ये जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद ये तमाम इस तरह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जो संचालक हैं, उनके सलाखों में जाने के बाद इनके जो एजेंट हैं, इनके जो एडवाइजर हैं, वो सड़क पर आ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। एक तरफ कोरोना का इस वक्त तो रोना चल रहा है, और उससे पहले कई बड़ा रोना आपकी सभी जो एडवाइजर्स हैं, जो आपके एडवाइजर्स हैं, आपके एजेंट्स हैं, जो निवेशक है जिन्होंने आप पर भरोसा करके आप पे इन्वेस्ट किया। आपका क्या कहना है कि आखिर इसका क्या होगा? सर, जहां तक आदर्श क्रेडिट का सवाल है, 1999 से जो स्टार्ट हुई थी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये लगातार ही 20 वर्षों से अच्छा काम कर रही थी, समय पर मैच्योरिटी दे रही थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जो एक 13 जून को एबीपी न्यूज पे जो न्यूज चैनल पे जो न्यूज आई, उसका एक इफेक्ट हुआ और उसके कारण से इतना ये सब कुछ हुआ। तो निसंदेह जो भी सरकार ने किया है वो मैं उसको गलत मानता हूं, क्योंकि सरकार अगर कुछ भी गड़बड़ी की है तो सरकार को उनसे रिकवरी करनी चाहिए या कुछ भी करना चाहिए। जो 21 लाख निवेशक जो पीड़ित हो रहे हैं, मैं उमराव जी आपको तोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पर टोकना चाहूंगा कि सरकार ने क्या गड़बड़ करी। एक न्यूज प्रसारित हुई, उस न्यूज के बाद में जो तमाम सरकारी एजेंसीज हैं उन्होंने एक जांच करी, जांच में कहीं कहीं लैकुना पाया गया, कहीं खामियां पाई गई। उसके बाद ये जांचें हुई और उन जांचों के बाद कई खुलासे होते गए, मीडिया में तरह तरह की रिपोर्ट आई, तरह तरह के आंकड़े आए कि इतने लाख निवेशक थे, इतने लाख करोड़ का घोटाला था, इतनी पूंजी कंपनियां बना दी गई, उनको लोन बांट दिया गया। आखिर इन सब जांच के बाद ही इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, चाहे वो आदर्श क्रेडिट हो, चाहे संजीवनी हो, चाहे खेतेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इनके संचालकों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तो कहीं कहीं इनके सलाखों के पीछे जाने की वजह तो जरूर रही होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि ये तो चले गए सलाखों के पीछे, लेकिन वो जो निवेशक जिन्होंने आप पर पैसा लगाया, उनको क्या पैसा मिल पाएगा? दूसरा, वो तमाम एजेंट जो बेरोजगार हो गए हैं, उनकी दिशा में आप, क्योंकि आप आदर्श में ब्रांच मैनेजर है, आपके पास काफी बड़े एजेंटों की संख्या रही होगी, तो वो लोग अब क्या करेंगे? कई साल हो गए उनको, अब वो अपने घरों में बैठे हैं, रोजी रोटी का संकट है उनके सामने। आपने जैसे पूछा है कि सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने ये किया सर कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किसी एक मालिक की होती नहीं है, ठीक है। और जो संचालकों ने जो भी गड़बड़ी की है उसका एक विधिक उपचार करके आदर्श क्रेडिट पर प्रशासक नियुक्त करके, एज ए एमडी प्रशासक नियुक्त करके इसको चलायमान रखा जा सकता था। और जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशक है उनको यस बैंक की तर्ज पे या पीएमसी बैंक की तर्ज पे भले टाइम लगा के भी पैसा दिया जा सकता था। लेकिन उनको और उनके स्टाफ कर्मचारियों को बिल्कुल सड़क पे छोड़ देना, ये सरकार की नाइंसाफी है, मैं इसे गलत मानता हूं। और आनंद फानन में जो लिक्विडेटर नियुक्त किया गया, जो कि दिसंबर में, मात्र 13 जून 2018 को न्यूज आती है और 6 दिसंबर को लिक्विडेटर नियुक्त हो जाता है,
ऐसा किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पहले हुआ हो तो बताइए। भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2012 में कार्रवाई होती है और 2014 में लिक्विडेटर नियुक्त होता है। नवजीवन और संजीवनी में 2019 में कार्रवाई होती है और अभी तक लिक्विडेटर नियुक्त नहीं हुआ है। तो ऐसा क्या कारण था कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो निरंतर चल रही थी, दिसंबर में वो बंद नहीं हुई थी सर, फिर भी उसमें लिक्विडेटर किया गया और उसके बावजूद भी आज तक भी सरकार द्वारा या लिक्विडेटर द्वारा ये नहीं कहा जा रहा है कि स्टाफ कर्मचारियों का क्या करना है, निवेशकों का पैसा किस प्रकार लौटाया जाएगा। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा। जी, आपको रोकूंगा बीच में। इस वक्त बड़ोदरा गुजरात से हेमेंद्र जी शाह हैं हमारे साथ, सीनियर एडवाइजर हैं आदर्श क्रेडिट में। हेमेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जो आप लोग पैसा निवेशकों से लाकर इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में या इस तरह की अन्य सोसाइटी में जमा कराते थे, वो निवेशक जो आप पे भरोसा करते थे, आपको पैसा देते थे, आप भरोसा करते थे इन सोसाइटियों पर, तो निवेशकों का भरोसा आपसे टूटा और आप जो अपना भरोसा खो चुके हैं इन सोसाइटियों में, अब आपको क्या उम्मीद है कि क्या ये पैसा आएगा? साहब, आज के दिन में जितना हमने प्रयास किया है 2 साल से, उसमें ये लग रहा है कि पूरा का पूरा, जैसे अभी उमराव जी ने बताया, वो बातें भी उनकी पूरी सच है कि इस तरह से होना चाहिए था। अब मैं ये कहूंगा थोड़ा अलग से, उसे और एडिशन करके, कि जिस तरह से आदर्श ने घोटाले किए थे, फर्जी कंपनियां बनाई थी, बहुत सारे घोटाले आदर्श ने भी किए हैं, तभी तो ये पूरा घोटाला उजागर हुआ। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एक घोटाला बिल्कुल सरासर गलत है। ये भी जांच का विषय है, इस पे जांच एजेंसियां जांच कर रही है, मामला अदालत में विचाराधीन है। हमारा बड़ा सवाल घोटालों पर या उनकी हो रही जांच या अदालत पर कोई सवाल खड़ा करना नहीं है। हमारा बड़ा सवाल ये है कि जो पैसा लोगों ने इस सोसाइटियों में लगाया, क्या वो पैसा उन्हें मिलने की उम्मीद है? हाँ, मैं ये कहता हूं कि उम्मीद पूरी है, लेकिन उसके लिए श्रीमान मुकेश मोदी जी को भी आगे आना चाहिए, जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के फाउंडर है, एमडी राहुल मोदी है। उनको जो 2 साल से कुछ नहीं बोलते हैं, जबकि हम पूछ के थक गए, तो उनको बोलना चाहिए और सरकार को भी जवाब देना चाहिए। सरकार में कोई एक जगह हमने बाकी सरकारी विभाग में छोड़ी नहीं है, दिल्ली तक, क्योंकि ज्यादातर मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी है, तो सभी कुछ कामकाज दिल्ली से होता है, स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पे कुछ लागू नहीं होता है। तो सरकार और आदर्श क्रेडिट के सर्वे सर्वा, ये दोनों में से कोई भी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि लिक्विडेटर भी कोई भी संतुष्टि पूर्वक जवाब कोई नहीं दे रहा है। सब कुछ होगा या इसके यहाँ से वहां फॉरवर्ड करते रहते। तो खास मैं चाहूंगा कि अगर सरकार, खास करके सेंट्रल रजिस्ट्रार और श्रीमान मुकेश मोदी, ये दोनों लोग साथ में बैठ के बातचीत करें आदर्श के निवेशकों के साथ, तो बहुत ही जल्दी सब कुछ काम हो सकता है। सब कुछ काम हो सकता है। आदर्श के जो ये संचालक हैं, संस्थापक हैं, वो तो इस वक्त जेल में हैं, एमडी जेल में हैं, और कई अधिकारी हैं जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। तो अब सवाल तो सरकार को ही कोई एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सरकार को एक्शन लेना ही चाहिए। और सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मानो कि आज कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी हो, अगर उसके कोई भी एमडी या तो चेयरमैन या प्रमोटर्स मानो कि गुजर गए, आज जैसे जब हमने जन्म लिया है, सबको मरना है, अगर वो गुजर गए तो क्या किसी को पैसा नहीं मिलेगा? तो ये वजह नहीं होनी चाहिए कि वो जेल में है इसलिए पैसा नहीं मिल रहा। जेल में होते हुए भी सब कुछ करने चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, सहारा का सुब्रतो रॉय, वो जेल में होते हुए भी लाखों करोड़ों अबजों रुपये लोगों को पेमेंट किया है साहब, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इनको भी इस तरह से करना चाहिए। आज मुकेश मोदी जेल में किसी को मिलता नहीं है। जिन लोगों को पैसा कलेक्शन करने के लिए बड़े बड़े सेमिनार करते थे, वो इंसान अगर उनके पास जाता है, ये भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो बोलते हैं हमें नहीं मिलना है, हम तो इनको जानते नहीं है। तो ऐसा रवैया आपने कभी हेमेंद्र जी ये कोशिश करी कि वो जब जेल में है तो आप उनसे मिलें? जी बिल्कुल। इनमें से अभी भी अपने उमराव जी और यहाँ पे पदम जी बैठे, उनको भी पता होगा कि हमने अहमदाबाद में जब उनको कोर्ट में लाया गया था पहली बार, क्राइम ब्रांच के थ्रू उनको रिमांड पे लेने के लिए कोर्ट में लाया जाने वाला था, उसी दिन हमने
वहां पे गए थे लोग, लेकिन सीनियर सिटीजन लोगों को भी मना कर दिया। हमारे साथ करीब 15 लोग थे और राजस्थान से ही सबसे ज्यादा आए थे, और उन्होंने मना कर दिया कि मैं पहचानता नहीं, जबकि उनके साथ बैठ करके उन्होंने कई बार चाय पानी नाश्ता किया है और बिजनेस किया है, उनको मना कर दिया था। जी, आपको रोकूंगा। जोधपुर से पदम राज जी भी हैं साथ में। पदम जी, आप यहाँ इसमें एरिया सेल्स मैनेजर रहे हैं आदर्श में। क्या पदम जी, क्या स्थिति है कि जो निवेशकों का पैसा लगा है, कोई उम्मीद है? क्योंकि एक तो कोरोना की मार है, धंधा पानी रोजगार बंद हो गया है, आपकी सोसाइटियों के संचालक जेलों में चले गए हैं, जो आपके एजेंट है, जो निवेशक है, उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या लगता है पदम जी? तो अब चिंता तो वाकई में बढ़ी हुई है, और हमारा खुद का प्रयास काफी समय से यही चल रहा है कि सरकार इस पे कुछ एक्शन ले। अब सरकारी एक्शन में क्या होता है कि कानून भी बीच में पछड़ में आता है। अब कानून हमारे यहाँ पे बहुत ही अलग और गलत किस्म का कानून कह सकते हैं। मतलब कि अगर आप एफआईआर करवाते हो तो पैसे के लिए मैंने जैसे एफआईआर करवाई, तो कानून खाली उसको सजा देगा, मेरे पैसा नहीं दिलवाता है। ये सबसे बड़ा लेकुना जो कानून में है। अगर भाई मेरे को तो इसके पैसे लेने के लिए मैंने एफआईआर करवाई है, तो मुझे पैसे से मतलब है, उसको जेल में डालने से मुझे क्या मतलब। अगर आपने जेल में डाला तो उसकी सजा दी आपने, उसने गलत काम किया, उसकी सजा उसको हुई है, पैसा तो मेरा नहीं मिला ना। तो अल्टीमेटली एक तो कानून में मैं थोड़ा चाहूंगा ऐसा कुछ बदलाव हो सकता है मेरे में भी एक केसी होगी। पदम जी, जब आपसे निवेशक वापस पैसा मांगते हैं तो उस वक्त फिर आप लोगों का क्या जवाब होता है? निवेशक से जब भी पैसा मांगते हैं तो हम उनको अभी तक तो यही जवाब दे रहे हैं, सर अभी अंदर हैं जेल में, जब भी बाहर आएंगे और उनसे जब मिले हैं लोग बाग, तो उन्होंने ही बोला है बाहर आने के बाद ही कुछ काम होगा। अंदर बैठाने के बाद अंदर जो भी व्यक्ति अगर अंदर चला जाता है जेल में होने के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं रह जाता है, पीछे जो भी मशीनरी काम करती है अगर वो फिर क्या अपने हिसाब से काम करती है, तो उसमें भी कई लोगों के साथ नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, मैं वापस मुकेश मोदी को जी पदम जी आऊंगा आप तक। उमराव जी मेरे साथ हैं, चूंकि आदर्श के ब्रांच मैनेजर हैं। आपकी कोई उमराव जी, इस बाद में जब संचालक जेल में चले गए उसके बाद आपका कोई उनके साथ किस तरह का कोई कम्युनिकेशन हुआ है? कोई प्लानिंग है कि वो जनता का पैसा लौटा देने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या उनके वकील कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी बात कोई पैरवी कर रहे हों? सर जहां तक मेरे को, अगर मुकेश जी मोदी से मेरा कोई भी संपर्क नहीं है जब से जेल गए हैं, लेकिन जो मैसेज आते हैं उसके अंतर्गत यही पाया जाता है कि मुकेश जी मोदी पैसा देने के लिए तैयार है। अब हम लोगों ने सबने मिलके 5,000 सदस्यों के साथ हम लोग एक ट्विटर अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत लगभग प्रत्येक दिन 60-70 हजार ट्वीट होते हैं। फिर भी ना तो सरकार की नींद खुल रही है, ना कोई मीडिया हमारे बारे में सोच रहा है। ये सोचने की है। मीडिया तो सोच रहा है, ये डेजर्ट टाइम्स है, ये आपकी आवाज का ही साझा मंच है, पर आपकी आवाज को ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने पहली बार किसी चैनल ने हमको सुना है। बाकी मीडिया के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि आपके चैनल के अलावा अभी तक हमसे किसी ने भी संपर्क नहीं किया। एक इंडिया कोऑपरेटिव जो एक ब्लॉग लिखती है, उसने जरूर हमारा जो मुहिम है उसके बारे में लिखा है, लेकिन अभी तक दूसरे किसी हम तो डेजर्ट टाइम्स के नाम पर ये कहते हैं, हमारा तो पंच लाइन भी यही है कि हम आपकी आवाज हैं, ये आपकी आवाज का ही मंच है। और हम ये चाहते हैं कि इस वक्त जब देश कोरोना की मार को झेल रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, उस दौर में वो बेरोजगार जो इस कोरोना अटैक से पहले सोसाइटी घोटाले अटैक में प्रभावित हो चुके हैं, जो पीड़ित हैं, उनको कहीं न कहीं उनको ऐसी राह मिले, उनको कोई ऐसा न्याय मिले, ऐसी कोई सार्थक चर्चा हो, जो चर्चा सरकार तक, हुक्मरानों तक, अफसरों तक पहुंचे और कोई आगे आए और इनकी सुध लेने की दिशा में कोई कदम बढ़ाए। हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका जो प्रयास है सभी लोग यही चाहते हैं, सभी लोग यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना। सरकार बिल्कुल सुन रही है। हेमेंद्र जी जो लिक्विडेटर बिठा है वो अहमदाबाद में ही रहते हैं, हमने सुना है। हाँ, लिक्विडेटर गांधीनगर में रहते हैं, गांधीनगर में उनको रेसिडेंस बंगलो दिया गया है और अहमदाबाद में वो आते हैं। अभी मेरा जस्ट व्हाट्सएप पे उनका मैसेजिंग भी चल रहा था। जी, क्या बात हो रही है आपकी उनसे?
उनसे मैंने मीटिंग मांगी थी, वो बोलते हैं पूरा लॉकडाउन ओवर होने के बाद। फिर मैंने उनको काफी एक अच्छा लेटर डाला था कि आप बतौर लिक्विडेटर अपॉइंट किए गए हो, और लिक्विडेटर और एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हो, और हमारे बड़ौदा में वो बड़ौदा म्युनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं और काफी अच्छा काम किया था। तो मैंने बोला कि आपकी काम की हम सराहना करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका वो कोई काम नहीं दिख रहा है जो 29 नवंबर 2019 से लिक्विडेशन पारित किया गया है, फिर भी आपने एक भी काम नहीं किया है, या तो आपको करने दिया नहीं गया। जी। तो क्या जवाब था है आज लोगों को फोन पे? उनका जवाब क्या था जब आपने उनको ये कहा? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, अभी मैं मीटिंग में हूँ। मैं बोला आप मीटिंग में हो या किस में भी हो, आप मुझे 5 से 6 में कॉल करोगे, या तो मैं कॉल करूंगा, आप कॉल रिसीव करना। जी जी। फिर उनका जवाब नहीं आया है जी, शायद उनसे मेरा बात होगा। डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, फिर आप वापस उनसे कोई बात हो पाई आपके लिक्विडेटर से? कोई उम्मीद है उनकी तरफ वो से अभी आपको? मैं करूंगा, अपना ये सेशन ओवर होने के बाद मैंने उनको बोला है कि 5 से 6 के बीच में आपसे मैं बात करने आऊंगा और आप मेरा फोन रिसीव करना। जी, तो आपको लगता है कि उनको मैंने 2 बार सर लेटर भी लिखा है। जी। वो कई बार बोलते हैं कि मुझे फोन मत करो, कई लोगों को बोलते हैं, मुझे नहीं बोला है ऐसा, लेकिन कई सारे लोगों को बोलता है फोन नहीं करने का, मुझे पत्र लिखो। अच्छा। हाँ, मतलब वो किंग है ना, हम्म। वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो खुद के बॉस है। अच्छा। आईपीएस आईएएस ऑफिसर हो गए तो अभी हमें उनके क्या पांव पड़ना पड़ेगा कि साहब मेरा पैसा दे दो, मुझे भिखारी बनना पड़ेगा, तब वो कुछ सुनेंगे कि उसको मजा आएगा कि देखो कैसे लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे लोग अपने भारत के अर्थतंत्र में है, पूरे कानून में है। आज मैं कहता हूँ साहब, मैं 2 मिनट आपकी लूंगा जी जी। कि नरेंद्र मोदी साहब ने या तो सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया कोरोना के सामने। साहब किसी को 20 रुपया भी फायदा नहीं होने वाला है, वो अपने फायदे के लिए उन लोगों ने डिक्लेयर किया है। और मैं बोलता हूँ पीएमसी बैंक, फिर अभी ये यस बैंक, इतना बड़ा घोटाला होने के बाद उनको जो सुरक्षा प्रदान करते हैं तुरंत का तुरंत, इमीडिएट, और हम लोग इतना उनके दरवाजे खटखटाते हैं दिल्ली जा करके, पर्सनली, ईमेल के जरिए, पत्र के जरिए और ट्वीट के जरिए, फिर भी एक जवाब नहीं आता है। इसका मतलब क्या समझे कि सरकार भी इसमें शामिल है और दोनों की ऐसी दोगलापन है कि जिसके चलते पब्लिक परेशान हो रही है। आज मैं बोलता हूं कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश जिसने 12,000 रुपया सबके अकाउंट में डाला है सहाय के तौर पे, इमरान खान जैसा, हम लोग लोगों कहते हैं पाकिस्तान का इमरान खान, यानी कुछ भी उसको गाली भी दे दे लोग। आप चर्चा को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं इस वक्त। मुझे एक चर्चा उस पे नहीं करनी है। मतलब सरकार पब्लिक का ध्यान ही नहीं देती है। मुझे चर्चा इस बात पे करनी है कि सरकार से जो आपकी लगातार जो बातचीत हो रही है, जो लिक्विडेटर आपके यहाँ पे अपॉइंट हो गए हैं, लाखों आपके एजेंट जो निराश हैं, आपके जो एडवाइजर जो निराश हैं, वो निवेशक जिन्होंने आप पर पैसा लगाकर अब कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने इन सोसाइटियों पे भरोसा कर लिया, पैसा हमारा डूबता दिखता है हमें। कई लोग तो मान चुके हैं कि पैसा डूब गया है। जेल में जो संचालक है उनके बाहर आने की उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि कानून कहीं कहीं मानता है कि उनकी भारी गलती रही, इसलिए कानून भी उनके साथ कोई विशेष हमदर्दी नहीं रखेगा। कानून अपना काम कानून की रीति नीति से करेगा। ऐसे में क्या निवेशकों का जो पैसा है वो आएगा? पहला बड़ा सवाल। दूसरा, इन सोसाइटियों से जो बेरोजगारी बढ़ी है, वो एजेंट जो घर बैठ गए हैं, क्या उनकी तरफ कोई सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कोई नहीं सोच रहा। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसका सॉलिड जवाब कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें दोनों लोग एक आदर्श के प्रमोटर्स, और सबसे पहले नाम देंगे हम मुकेश मोदी का, और बड़े लीडर्स जो काम करते हैं आज बाहर रह करके, वो दोनों लोग ऐसे हैं कि एक भी प्रॉपर जवाब नहीं देते हैं। अगर हम पूछते हैं तो भी या तो जवाब देते ही नहीं है। सबसे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में संचालकों के जेल जाने के बाद क्या उनके कारपोरेट ऑफिस अहमदाबाद में या उनके हेडक्वार्टर सिरोही में, वहां कोई ऐसा अधिकारी है जो जवाब दे सके जब पूछा जाए? आज के दिन में कोई नहीं। अच्छा, आज के दिन में कोई नहीं है। जो पुराने बड़े लीडर्स है, जो आदर्श की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी तब के, वो लीडर्स ऐसे काम कर रहे हैं कि लोगों के साथ आज भी पैसा कलेक्शन कर रहे हैं, बटोर रहे हैं पैसा, 200 रुपया 500 रुपया से लेकर के 11,000 रुपया।
और फिर भी कुछ चलिए काम नहीं करते। उसमें हेमेंद्र जी बाद में बात करेंगे। पदम जी आप ये बताइए कि जो आपके जोधपुर में जितनी भी ब्रांचेज ऑफिसेज थी या दूसरी जगहों पर जो आपके ऑफिसेज थे, क्या वो ऑफिसेज अभी भी आदर्श के चल रही हैं या सोसाइटियों पे ताले लग गए? ऑफिसेज अभी तक खुलते थे पहले, अभी ताले तो नहीं लगे हैं। कुछ सोसाइटी के जो ऑफिसेज हैं वो बंद कर दिए गए हैं, उसको एक दो दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अभी तो अब जैसे कोरोना काल चल रहा है तो छुट्टियां चल रही हैं, और दूसरा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है तो स्टाफ भी क्या करे आकर के, तो उस हिसाब से बंद है, बाकी वैसे कोई बंद नहीं है। चलिए आज सॉफ्टवेयर चालू होता है तो कल से काम शुरू हो सकता है। चलिए आज हमारी इस चर्चा में जो ये बड़ा सवाल था, वो बड़ा सवाल ये था कि ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के घोटालों के बाद इनसे जुड़े जो लोग बेरोजगार हुए हैं, वो निवेशक जिनका पैसा इसमें डूबता दिख रहा है, उनको लेकर क्या कोई राहत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब या तो कानून की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिल पाएगा, या अगर जेल में जो संचालक हैं उनकी तरफ से जेल से ही कोई ऐसा संदेश इनके निवेशकों तक आए, या वही ऐसी कोई मन इच्छा अपनी जाहिर करे कि वो अपना पैसा या वो सरकार को या कानून को ये जवाब लिखित में दें कि हाँ हम पैसा लौटाना चाहते हैं, हम लौटाने का हमारे पास ये जरिया है, ये हमारा तरीका है, आप हमारी ये संपत्तियां हैं इनको बेचिए, इनमें इतना पैसा है और निवेशकों को दीजिए ताकि हम निवेशकों का पैसा लौटाना चाह रहे हैं। तो कहीं कहीं इच्छा शक्ति तो उनकी होगी जो सलाखों के अंदर बैठे। अगर उनकी इच्छा शक्ति होगी कि वो पैसा देना चाहते हैं तो फिर कानून भी तो कोई बैठना नहीं चाहेगा सर चीज। लेकिन अब चूंकि कानून की प्रक्रिया के तहत उनको बिठा दिया गया है और प्रॉपर्टी को एनसीएलटी में डाल दिया। अब एनसीएलटी में प्रॉपर्टी को छुड़ाना बहुत आसान नहीं है, क्यों वहाँ पे ऑलरेडी जज भी नहीं है। यहाँ चंडीगढ़ में जो केस चल रहा था तो बता दें पूरे हिंदुस्तान में अभी 2 जज ही हैं, तो जज की जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक ये मामला लगातार बढ़ता ही रहेगा। तो इसमें तो एक्चुअल में क्या जी, बायलॉज एक इस तरह के होते हैं सोसाइटियों में। जब इन्होंने लाइसेंस दिया तो कोऑपरेटिव सेक्टर ने लाइसेंस दिया सेंट्रल रजिस्ट्रार ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर संबंध रखता है। उसके बाद में ये लोग ऑडिट भी करते हैं। तो 20 साल तक इनके क्या हुआ था जो आज इन्होंने इस तरह का स्टेप ले लिया, और वो भी स्टेप एकदम आनंद फानंद में लिया गया। उस समय जो भी कृषि मंत्री था उसने रजिस्ट्रार को चेंज किया, चेंज करके रातों रात इसके ऊपर लिक्विडेटर बिठाया, जबकि बिना कोई नोटिस के ऐसा कोई कार्य होता नहीं है। इस तरह से जो लग रहा है वो हिसाब से लग रहा है कि राजनीतिक दुर्भावनावश ऐसा कार्य किया गया है। अब इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है ये बड़ा अलग एक बात। जी जी दूसरी बात यह है कि 2/3 जो भी निवेशक हैं अगर वो बायलॉज के हिसाब से अगर लिख के देते हैं तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को पहले इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, नया बोर्ड का गठन होता है, सीधा लिक्विडेटर नहीं बैठाया जाता है। अच्छा, आज दिन तक लिक्विडेटर बैठा हो या कोई भी जांच आयोग बैठाया गया हो, ये नेता लोगों के ही आदमी वहां बैठते हैं और उनमें जो भी होता है पार्शलिटी होती है, कुछ भी होता है। 15-15 साल 20-20 साल तक एक तो मामले निपटते नहीं है, और निपटते हैं तो सीधे बस्ते में चले जाते हैं। आपको पता ही है जोधपुर का मामला भी, मेहरानगढ़ वाला, ऐसे कई मामले हैं जो जांच आयोग बैठता है, जांच आयोग अपनी तनख्वाह लेता है, जगह जगह पे मीटिंग करता है, और 5-6 साल निकलने के बाद में वो जांच आयोग की रिपोर्टें सारी बस्ते में चली जाती है। उसके ऊपर कोई संज्ञान भी नहीं लिया जाता किसी भी तरफ से। मेरा मानना है तो इस हिसाब से ही इसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ सब आदर्श के साथ भी वही हो रहा है। ये कुठाराघात है 21 लाख निवेशकों के साथ। कल राष्ट्रपति जी का एक संदेश आया था कि 10,000 लोग मारे गए वहां पे अम्फान में, तो मैंने उनको ही ट्वीट किया, मैंने कहा साहब 21 लाख लोग मर रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या चाहते हैं 21 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हो जाए, उसके बाद आप इसके न्यूज को देंगे? इस तरह की अगर वो बात सुनवाई नहीं कर रहे हैं, रोजाना ट्वीट हो रहा है, राष्ट्रपति कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, बधाइयां दे रहे हैं सब, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं कैलाश चौधरी ये सब लोगों, अरे साहब आपको जन्मदिन की बढ़िया 21 लाख लोग मर रहे हैं, उसके ऊपर आपको संज्ञान नहीं ले रहे हैं रोजाना के। चलिए पदम जी आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, ये निवेशकों का दर्द है जो आप में से। निवेशकों का दर्द नहीं है सर, ये निवेशकों का साथ सर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का भी है, NS तोमर साहब कृषि। चलिए इस बारे में चलिए ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, हमने आज सवाल छोड़ा है, आपसे फिर चर्चा में शामिल होऊंगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि कहीं कहीं राहत बिल्कुल को मिले। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ रहने के लिए।